हेलो एवरीवन, जय हिंद। वेलकम टू माय चैनल लाइव तक जीएस। आज मैं आपको बीटीएससी यानी कि बिहार तकनीकी सेवा आयोग बिहार एएनएम ऑक्सिलरी नर्सिंग मिडवाइफरी का 13वें नंबर सेट का प्रैक्टिस करवाऊंगी। इससे पहले मैं 12 क्लास का प्रैक्टिस करवा चुकी हूं। अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट में जाकर ज़रूर देखें। आज 13वें क्लास का प्रैक्टिस होगा और आज का टॉपिक है शिशुओं और बच्चों में वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो फिर से हम अपने टॉपिक को बताएंगे, शिशुओं और बच्चों में वृद्धि और विकास को प्रभावित करने वाले कारक। तो चलिए स्टार्ट करेंगे प्रश्न नंबर 1 से। हमारा पहला प्रश्न है, बाल विकास किसका अध्ययन है? बाल विकास किसका अध्ययन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3, गर्भावस्था से जीवन तक। गर्भावस्था से जीवन तक बाल विकास का अध्ययन है। अनेक परिभाषाओं के आधार पर कहा जा सकता है कि बाल विकास मनोविज्ञान का वह विषय है जिसमें विभिन्न विकास अवस्थाओं में मानव के व्यवहार में होने वाले क्रमिक परिवर्तनों का वैज्ञानिक अध्ययन किया जाता है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर 3 इसका सही उत्तर है, गर्भावस्था से जीवन तक। अगला प्रश्न है, बाल मनोविज्ञान और बाल विकास में बहुत बड़ा अंतर है। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, क्षेत्र में बहुत बड़ा अंतर है। बाल विकास का अध्ययन करने के लिए विकासात्मक मनोविज्ञान की एक अलग शाखा बनाई गई है। बाल मनोविज्ञान तथा बाल विकास में अंतर यह है कि बाल मनोविज्ञान बालक की क्षमताओं का अध्ययन करता है, जबकि बाल विकास क्षमताओं के विकास की दशा का अध्ययन करता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा, बाल विज्ञान और बाल विकास में बहुत बड़ा अंतर है, एक क्षेत्र का इसका अंतर होगा, ऑप्शन नंबर 2। तीसरा प्रश्न है, बाल विकास किसका अध्ययन है? बाल विकास किसका अध्ययन है? तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। बच्चों के विकास के विभिन्न पहलू का, बच्चों के अभ्यास का और तत्व जो विकास को प्रभावित करते हैं, इन तीनों सभी का बाल विकास अध्ययन है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। बाल विकास का अध्ययन करने के लिए विकासात्मक मनोविज्ञान की एक अलग शाखा बनाई गई है। बाल मनोविज्ञान तथा बाल विकास में अंतर यह है कि बाल मनोविज्ञान बालक की क्षमताओं का अध्ययन करता है, जबकि बाल विकास क्षमताओं के विकास की दशा का अध्ययन करता है। अगला प्रश्न हो जाएगा, बाल मनोविज्ञान और विकासात्मक मनोविज्ञान में अंतर क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, तीनों। क्षेत्र भी होगा, उद्देश्य भी होगा और दृष्टिकोण भी होगा। तो दोनों में अंतर ये तीनों होगा, तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर 4 सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, विकास का अर्थ क्या है? विकास का अर्थ क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, आंतरिक और बाहरी अंगों की वृद्धि। विकास का अर्थ है आंतरिक और बाहरी अंगों की वृद्धि। विकास से तात्पर्य प्राणी में समय के साथ आंतरिक बाहरी संरचनाओं में जटिल परिवर्तन, समग्र को सम्मिलित करते हुए स्व नियंत्रण एवं स्वायत्त के साथ वयस्क की स्थिति को प्राप्त करना है। विकास का अर्थ है व्यवस्थित और संगतिपूर्ण तरीके से परिवर्तनों का एक प्रगतिशील श्रृंखला में होना। तो इसीलिए विकास का अर्थ होगा आंतरिक और बाहरी अंगों की वृद्धि। ऑप्शन नंबर 1 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, विकास में परिवर्तन होते हैं। विकास में परिवर्तन होते हैं। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। विकास में रचनात्मक परिवर्तन होते हैं, शरीरी परिवर्तन होते हैं और सृजनशील होते हैं। तीनों होंगे, इसलिए इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, उपरोक्त सभी। अगला प्रश्न है, विकास के क्षेत्र है। विकास का क्षेत्र कौन सा है? तो इसका उत्तर है तीनों, ऑप्शन नंबर 4, एक शरीर, मानसिक और सामाजिक, तीनों विकास का क्षेत्र है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। अगला प्रश्न है, मनोविज्ञान के अनुसार शैशवावस्था कौन सा है?
मनोविज्ञान के अनुसार शैशवावस्था कौन सा है? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 1 जन्म से 2 साल। मनोविज्ञान के अनुसार शैशवावस्था जन्म से 2 साल तक का है। बाल विकास में इन अवस्थाओं का निर्धारण आयु द्वारा होता है, अर्थात शिशु किस अवस्था में है यह उसकी आयु से पता चलता है। विकास प्रक्रिया के मुख्य रूप हैं। विकास प्रक्रिया के मुख्य रूप क्या होगा? तो इसका उत्तर है उपरोक्त तीनों। आकार और अनुपात में परिवर्तन, पुराने ढांचे में परिवर्तन, नए गुणों की प्राप्ति। तो तीनों है इसका मुख्य रूप, तो इसलिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 उपरोक्त तीनों। विकासात्मक परिवर्तनों की बुनियादी क्रियाविधि या कारण आनुवंशिक और पर्यावरणीय कारक होते हैं। अगला प्रश्न हो जाएगा, हॉरलॉक के अनुसार बाल्यावस्था की आयु कितनी है? हॉरलॉक के अनुसार बाल्यावस्था की आयु क्या है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1 2 से 5 साल। हॉरलॉक के अनुसार बाल्यावस्था की आयु 2 से 5 साल तक का है। अगला प्रश्न है, पूर्व बचपन से तात्पर्य क्या है? पूर्व बचपन से तात्पर्य है पूर्ववर्ती अवस्था। बचपन जन्म से लेकर किशोर अवस्था से पहले तक के आयु के काल को कहते हैं। विकासात्मक मनोविज्ञान में बचपन को शैशव अवस्था, प्रारंभिक बचपन, मध्य बचपन तथा किशोर अवस्था के विकासात्मक चरणों में विभाजित किया गया है। तो पूर्व बचपन से तात्पर्य है पूर्ववर्ती अवस्था। ऑप्शन नंबर 2 इसका सही उत्तर है। अगला प्रश्न है, किशोर अवस्था एक ऐसी अवस्था है जो लगभग कब होती है? किशोर अवस्था तो 13 से 19 वर्ष के बीच में किशोर अवस्था होती है। बाल अवस्था के समापन के साथ अर्थात 13वें वर्ष से किशोर अवस्था की शुरुआत होती है। इस अवस्था में बालक बालिकाओं में क्रांतिकारी मानसिक, शारीरिक, सामाजिक एवं संज्ञानात्मक परिवर्तन होते हैं। इसीलिए किशोर अवस्था को जीवन के तूफान का काल भी कहा जाता है। किशोर अवस्था को तूफान का काल भी कहा जाता है। किशोर अवस्था एक ऐसी अवस्था है जो लगभग कितनी उम्र में होती है? तो 13 से 19 वर्ष। तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2। 2 वर्ष के अंत तक बच्चों के कितने दांत निकल आते हैं? क्या है? 2 वर्ष के अंत तक बच्चों के कितने दांत निकल आते हैं? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 3 20 दांत निकल आते हैं। 2 वर्ष के अंत तक बच्चों के 20 दांत निकल आते हैं। 7 साल की उम्र में दांत टूटने शुरू होते हैं और 12 साल की उम्र तक दूध के सभी दांत टूट जाते हैं। अगला प्रश्न है, शैशवावस्था में रक्तचाप कितना होता है? क्या होता है? शैशवावस्था में रक्तचाप क्या होगा? तो इसका उत्तर ऑप्शन नंबर 1 कम होगा। शैशवावस्था में रक्तचाप कम होगा। अगला प्रश्न है, बच्चे के विकास में आनुवंशिकता। बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और पर्यावरण की भूमिका के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा सही है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4 एक बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का 50% योगदान होता है। आनुवंशिकता और पर्यावरण ऐसे तत्व हैं जो किसी व्यक्ति के व्यक्तित्व विकास को निर्धारित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। एक व्यक्ति का विकास कैसे होगा यह पर्यावरण पर निर्भर करता है, लेकिन व्यक्ति कितना विकसित हो सकता है यह आनुवंशिकता पर निर्भर करता है। तो इसलिए इसका उत्तर होगा ऑप्शन नंबर 4 एक बच्चे के विकास में आनुवंशिकता और पर्यावरण दोनों का 50% योगदान होता है। अगला प्रश्न है, आनुवंशिकता और वातावरण परस्पर हैं। आनुवंशिकता और वातावरण परस्पर क्या हैं? तो संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। आनुवंशिकता वंशानुक्रम और वातावरण में पारस्परिक निर्भरता है। यह एक दूसरे के पूरक, सहायक और सहयोगी है। बालक जो मूल प्रवृत्तियां वंशानुक्रम से प्राप्त होती है उनका विकास वातावरण में होता है। उदाहरण के लिए, यदि बालक में बौद्धिक शक्ति नहीं है तो उत्तम से उत्तम वातावरण भी उसका मानसिक विकास नहीं कर सकता। तो इसलिए आनुवंशिकता और वातावरण का परस्पर संबंधित है। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा।
अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा कारक लड़कियों के व्यक्तिगत अधिकारों के आड़े आता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 4, ये सभी। सामाजिक मान्यता, लिंग अंतर और परिवार, यह तीनों कारक है जो कि लड़कियों के व्यक्तिगत अधिकारों में आड़े आता है। तो इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, ये सभी। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन कोहलबर्ग के थ्योरी ऑफ मोराल में स्वीकृत चरण नहीं है? निम्नलिखित में से कौन कोहलबर्ग के थ्योरी ऑफ मोराल में स्वीकृत चरण नहीं है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 1, गुणात्मक समानता। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से किसे अनुभूति का कारक नहीं माना जाता है? निम्नलिखित में से किसे अनुभूति का कारक नहीं माना जाता है? तो इसका उत्तर है ऑप्शन नंबर 2, पीछे हटना। पीछे हटना जो है यह अनुभूति का कारक नहीं माना जाता है। जो लोग मानव अपवाद में विश्वास करते हैं उनका यह मानना है कि सगुणवाद में सुख सहित किसी भी मानवीय अनुभूति को पशुओं की विशेषता नहीं माना जाता है। अगला प्रश्न है और अंतिम प्रश्न है, एक आदर्श शिक्षक को एकाग्र होना चाहिए। एक आदर्श शिक्षक को एकाग्र होना चाहिए तो इन सभी पर। ऑप्शन नंबर 4 इसका सही उत्तर होगा। शिक्षण विधियों पर एकाग्र होना चाहिए, पढ़ाए जा रहे विषय पर और छात्र और उनके व्यवहार पर। इन सभी पर एक आदर्श शिक्षक को एकाग्र होना चाहिए। तो चलिए वीडियो समाप्त करते हैं। उम्मीद है कि वीडियो पसंद आया होगा। अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में।